गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। जैसा कि आप जानते हो ये वाली प्ले लिस्ट चल रही है आपकी, वो क्लास 12 की चल रही है, ठीक है। और क्लास 12 में क्या है, वन वर्ड वाली जो वीडियो ये चल रही है वन वर्ड वाली, तो इसकी जो है डेफिनेशंस वाली वीडियो जो है डेरिवेशन थ्योरी वाली, जो चैप्टर नंबर 6 की किरचॉफ के नियम की थ्योरी वाली डल चुकी है। तो पहले उसको देखो, फिर इसके बाद वन वर्ड को देखो, फिर इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद इसकी जो है न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स आपको देखना है। न्यूमेरिकल्स के बाद आपको डेरिवेशन देखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई साहब इसका कि वैद्युत परपथ का किरचॉफ नियम किस भौतिक राशि से संबंध रखता है। वैद्युत परपथ का किरचॉफ का नियम किस भौतिक राशि से संबंध रखता है। तो याद रखना कि वैद्युत परपथ की जहाँ बात आ जाए, किरचॉफ का नियम कौन सा होता है, पहला होता है। कौन सा होता है, पहला, यानी कि प्रथम नियम माना जाता है, ठीक है। कौन सा नियम माना जाता है, प्रथम नियम होता है वैद्युत परपथ, ठीक है। वैद्युत परपथ हेतु किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। वैद्युत परपथ हेतु किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह किस पर आधारित है, वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला वाला किस पर है, पहला वाला आवेश के संरक्षण पर आधारित है, दूसरा वाला ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल को मापने का यथार्थ यंत्र क्या है। यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, उसको मापने का उसको किस यंत्र से मापा जाता है। तो विभवमापी द्वारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। एक एक नंबर के सवाल हैं, इतना टाइम हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगली बार। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 चौथा क्वेश्चन है, एक प्राथमिक और द्वितीय सेलों के विद्युत वाहक बल समान है, ठीक है। एक प्राथमिक सेल है और प्राथमिक और द्वितीय सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, समान है। किसी परिपथ में इनके द्वारा किसमें अधिकतम धारा ली जाती है, ठीक है। तो याद रखना, द्वितीय सेल द्वारा अधिकतम धारा ली जाती है, वाहक बल समान है किसी परिपथ में, तो इनके द्वारा अधिकतम धारा लिया जाती है। अगर देखिए वैद्युत परपथ क्या है, एक प्राथमिक और द्वितीय सेलों के विद्युत वाहक बल समान है। वैद्युत वाहक बल क्या है, दोनों में समान है। तो किसी परपथ में इनके द्वारा किस में अधिकतम धारा ली जाएगी, तो वो दूसरा वाला होगा। किस में ली जाएगी, दूसरे बारे में धारा ली जाएगी अधिकतम, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन वैसे किसी सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी सेल के श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान जो है आधा कर देने पर परिपथ में धारा का मान ठीक दोगुना नहीं होता। कारण बताइए। तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या होता है, दोगुना नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होगा। किस परिस्थिति में क्या होगा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। अथवा किसी अवस्था में सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जब सेल से कोई धारा ना ली जाए, जब सेल से ही कोई धारा ना ली जाएगी, तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता या फिर तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर जो है क्या हो जाता है, समान हो जाता है, बराबर होता है, अगर सेल से धारा ना ली जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से, यदि कोई अर्धचालक है, ठीक है, और उसका ताप बढ़ा दें तो उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए, क्योंकि ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, उसमें वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो क्योंकि ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है कि इसलिए अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज स्टोन से सुग्राही होने का क्या शर्त है। यानी बीज स्टोन सुग्राही हो जाए, ठीक है। सुग्राही किसे कहते हैं, सुग्राही को मैंने बताया था आपको कि कार्य करना सुग्राही होता है, गति करना क्या होता है, सुग्राही होता है। तो बीज स्टोन से सुग्राही होने की क्या शर्त है। तो बीज स्टोन सेतु की चारों भुजाओं में प्रतिरोध एक ही कोटि में होना चाहिए। बीज स्टोन सेतु की चारों भुजाओं में प्रतिरोध जो है वो एक ही कोटि में होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। ये सुग्राही होने की शर्त है बीज स्टोन में। क्योंकि बीज स्टोन का चित्र आपने देखा होगा, इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, थोड़ी सी इसमें ऐसा बन पाया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट, चलो बना ही दूँ, लो, ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार बनता है। एक मिनट स्टार्ट से बनाता हूँ, देखो, थोड़ा सा ऐसा ही बन रहा है, इसमें खराब बन रहा है, लेकिन समझ जाइएगा। आपने चित्र देखा होगा, ये चारों प्रतिरोध जो होते हैं ना, चारों भुजाओं में प्रतिरोध एक ही कोटि में होना चाहिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अच्छा,
भाई साहब अगला क्वेश्चन, विभवमापी में प्रयुक्त तार के विशिष्ट गुणों को बताइए। विभवमापी में प्रयुक्त तार के विशिष्ट गुणों को हमें बताना है, ठीक है। चलिए इस वाले को देखते हैं, विभवमापी में प्रयुक्त तार के विशिष्ट गुणों को बताइए। तो विभवमापी में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन तथा मैग्नेट का मिश्र धातु का तार होता है। तो इसका क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन और मैग्नेट का जो मिश्र धातु का जो तार होता है, इसका विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, अधिक तथा विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है इसका, कि अधिक होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो प्रतिरोध होता है इसका वो अधिक होता है मैग्नेट तथा कांस्टेंट का तार का, ठीक है, तथा ताप गुणांक कम होता है। लेकिन जिसका जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। अच्छा, विभवमापी में अगला क्वेश्चन है, विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि विभवमापी के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधी कर दी जाए। यदि तार की लंबाई दोगुनी या फिर आधी कर दी जाए तो हमें बताना है कि उसके विभवमापी के शून्य विक्षेप स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। शून्य स्थिति क्या होती है वो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, लंबाई दोगुनी कर देने पर क्या होता है, शून्य विक्षेप की गति भी दोगुनी हो जाती है। लंबाई दोगुनी कर देने पर क्या होता है, शून्य विक्षेप की गति क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। और आधी कर देने पर क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति शून्य हो जाएगी। याद रखना, जैसी लंबाई पर शून्य विक्षेप की जो गति होती है वो किस पर निर्भर करती है, शून्य विक्षेप की गति तार की लंबाई पर ही निर्भर करती है। जिस प्रकार का तार होगा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि तार की लंबाई यानी कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शून्य विक्षेप के, ठीक है। शून्य विक्षेप को फाई मान लो, तो शून्य विक्षेप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, विभवमापी की विभव प्रवणता का क्या तात्पर्य है। विभवमापी की प्रवणता क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। तो विभवमापी की प्रवणता का आपको बतानी है इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए, विभवमापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर होने वाला विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाती है। ये परिभाषा मैं आपको थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। इसे के द्वारा प्रकट करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, याद रखना। तो ये थी तुम्हारी वन वर्ड की जो थी चैप्टर नंबर 6 के किरचॉफ के नियम की थी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।